हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सोशल साइंस बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज framing of constitution and its features. So in our first video, in last video, we have already learnt about what is constitution, what is preamble, the importance of preamble and the process of framing of our constitution. तो और इसके साथ हमने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो था हमारा डेमोक्रेसी। और अब दूसरा जो टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है सोशलिस्टिक। अब ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द ईयर 1976 बाय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution, which brought social and economic equality and further the aim of welfare state. The principle of socialistic pattern directs social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. सोशलिस्ट वर्ड का मतलब यहां पर बताया गया है हमारी पिलर्स में से एक जो है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक का मतलब यहां पर बताया गया है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकली सब लोग सेम है, सब लोग सिमिलर हैं। कब, कैसे सिमिलर हैं? जैसे कि अगर हम सोशलिस्ट वर्ड का मतलब और तरीके से देखें तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट, तो हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट, इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की गई थी, 42nd अमेंडमेंट थी जो 1976 में की गई थी, उसके मुताबिक भारत जो है उसको एक, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया था, एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कि भारत में रहने वाला जो हर एक नागरिक है वो देश की पूरी प्रॉपर्टी, यानी कि पूरे देश की जो भी हमारा जो हम बोल सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर वो बराबर का भागीदार है। अब रिसोर्सेज में बराबर का भागीदार वो डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या फ़र्क होता है? एक तो चीज़ वो डायरेक्ट आपकी है, अब आपके पास जो बुक है या आपके पास जो मोबाइल है वो आपका खुद का है, दैट इज़ डायरेक्ट। लेकिन एक है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब कि आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपके फादर के पास है, मदर के पास है, इनडायरेक्टली तो वो आप ही की है ना, आपके अंकल की हैं, आपकी आंटी की है, वो सब चीज़ें एक्चुअल में तो आप ही की हैं, रिलेटिव्स हैं आप लोग, इसलिए तो इनडायरेक्टली वाली बात ये। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं सोशलिस्ट वर्ड यूज़ करने के बाद भारत के जो सब लोग जो हैं उनको इक्वालिटी का दर्जा, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, ये सब चीज़ें प्रदान करने का पूरे तरीके से सरकार भरोसा दिलाती है। यानी कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी एज इक्वल। और इसी दौरान किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको खारिज किया जाता है, उसको देश से हटाने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। सरकार हमें पूरे तरीके से उसके लिए आश्वस्त करती है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ, किसी एक वर्ग के पास पावर नहीं होनी चाहिए और वो है भी नहीं। यानी कि एक वर्ग के पास, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक आदमी है वो देश को चला रहा है। जैसे आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में देखा था, तो उसमें हिटलर जो था, मुसोलिनी थे, इन लोगों ने पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया। अब उसमें किसी लोकल नेता से या किसी नागरिक से तो नहीं पूछा गया था, लेकिन डेमोक्रेसी जैसे हमारा देश है तो यहाँ पर हर एक नागरिक समान है। सब लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें समान रूप से मिलनी चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों की इनकम ज़्यादा हो और बाकी लोगों की इनकम कम हो, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को रिसोर्सेज ज़्यादा दिए जाएं और दूसरों को नहीं। वेल्थ के मामले में भी एक वर्ग जो है, एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है और दूसरे वर्ग के लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ये वर्ड जो है सोशलिस्ट ये भी ऐड किया गया है। इसके मुताबिक हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर इस वर्ड की हम एग्जैक्टली समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री ऑन एनी बेसिस। किसी भी आधार पे यहाँ पर कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भले वो अमीर है गरीब है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल फैसिलिटीज़ सबको मिलनी चाहिए। यही ये शब्द हमको बताता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नेता है तो उसका बेटा नेता बनेगा, प्रधानमंत्री है तो उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, पुलिस कमिश्नर है तो उनका बेटा फिर से पुलिस कमिश्नर बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो अपॉर्चुनिटीज़ आर इक्वल फॉर एवरीबडी। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे लोग, हम लोग उनकी जो जीवनियाँ पढ़ते हैं, उनके जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी जगहों से उठे होते हैं। जैसे कि आप देखने जाए MS धोनी की बात करें तो धोनी जो थे वो एक आम परिवार से थे, कॉमन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की और भारतीय टीम को उन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जिताया, यानी कि आज वो कितने फेमस खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा बाकी लोगों की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि यानी कि हर एक फील्ड के अंदर आपको इस तरह के लोग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई बार्स नहीं है, यानी कि कोई मतलब डिफ़िकल्टीज आर देयर बट देयर आर नो बार्स, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो या आप ये नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा रिक्शा चलाने वाले का बेटा जो है वो भी IAS अफसर बन सकता है, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला भी बन सकता है, यानी कि इट कैन बी एनीथिंग। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर सेक्युलरिज्म। 1976 की जो 42वीं अमेंडमेंट हुई थी उस दौरान एक वर्ड और ऐड किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और वो था सेक्युलर। तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब कि हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। रिलीजन आप जानते हैं, रिलीजन मतलब धर्म, यानी कि हम नहीं बोल सकते कि भारत, हम इसको हिंदुस्तान बोलते ज़रूर हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदूज यहाँ पर रहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ पर बसते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। अगर हम कॉमन बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, हर तरह के लोग भारत में देखने को मिलते हैं। तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म जो है उसको तवज्जो नहीं दी गई है। सब धर्म यहाँ पर समान है। सब लोगों को आज़ादी है कि वो अपने धर्म को चुनें, अपने धर्म का प्रचार करें। उनके धर्म के आधार पे उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता है, भले वो पॉलिटिकल राइट्स हों या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के अंदर आपका ज़रूर उस फॉर्म के अंदर पूछा जाता है आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बिना आप लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज़, हम लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन भी है, यानी कि उसका बेस है, और दूसरा मैंडेटरी फीचर यानी कि कंपलसरी फीचर भी है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म संभव, ये प्रिंसिपल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज इन एनी स्टेट्स। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको एनकरेज नहीं किया जा सकता है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपगेट हिज और हर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के अंदर अपनी आस्था, अपना विश्वास बनाए रख सकता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाला जा सकता है कि तुम किस धर्म को मानो या किसको फॉलो करो, एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अप्लाई की गई थी, एग्जिस्टेंस में लिया गया था इसको। और अब हम बात कर रहे हैं रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपको बता दिया जाए कि दुनिया के हर एक देश के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दुनिया में सब जो देश हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी हुई हैं। लेकिन ब्रिटेन और इज़राइल, आपको ये दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो ब्रिटेन और इज़राइल जो हैं ये दो देश ऐसे हैं
भारत के अलावा जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया अलॉन्ग विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन फॉर्म, यानी कि भारत और दुनिया के जितने भी अन्य देश हैं उन सब की डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित फॉर्म में है। लेकिन ये 2 कंट्रीज़ हैं सिर्फ, कौन से 2 कंट्रीज़, ये जो दोनों मैंने हाईलाइट किए हैं ब्रिटेन और इजराइल, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये लिखित फॉर्म में नहीं है, ये ओरल है। कंसिडरिंग द सोशल जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टांसेस एंड प्री हिस्टोरिकल नोशंस, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ केप्ट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रिटन फॉर्म। अब हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही प्राचीन देश है, यहाँ पर जोग्राफिकली भी अलग अलग तरीके से हमें मतलब जोग्राफी भी भारत की अलग अलग है, और प्री हिस्टोरिकल जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारे जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही रिच है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिटन फॉर्म में दिया गया, रखा गया है, ताकि ये भी हमारे पास प्रिजर्व्ड रहे इन द रिटन फॉर्म। अब आगे है हमारा साइज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ के बारे में देखते हैं, हमारी जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो कितना बड़ा है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 22 सेक्शन में बांटी गई है, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं और 9 अपेंडिसेस हैं, जो कि उसको किया गया, जब अमेंड किया गया तो उसके बाद 9 हो गई थी, अब इसमें 12 हैं। अब आप लेटेस्ट बात की जाए तो 395 आर्टिकल्स और 12 अपेंडिसेस बताएंगे आप इसके अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज प्रोविजंस फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट इंटर रिलेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस बारे में बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, देश को कैसे चलाना है, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, इंटर रिलेशंस के बारे में, यानी कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, फिर हमारी फंडामेंटल राइट्स भी इसमें लिखी गई हैं, प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज़, मतलब किस प्रकार से पॉलिटिकल पॉलिसीज़ भी इसमें बताई गई हैं कि कैसे आपको उसको बनाना है, कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो है उसके बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना ही पड़ेगा। जुडिशरी के बारे में, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुमती बोलते हैं ना आप हिंदी में, जैसे शब्द लघुमती, मतलब जो लोग कम मात्रा में, जैसे कि माइनॉरिटीज़, ऐसे ग्रुप, जैसे कि हम भारत के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है, देन बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ में आती हैं। फिर शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड ग्रुप, जो वंचित ग्रुप होते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एट्सेट्रा, उन लोगों के साथ किस प्रकार से उनके बारे में प्रोविजंस जो हैं वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट है, एक्सटेंसिव है और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट है कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी, एक्सटेंसिव और डिटेल्ड है। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। अब भारत जो है हमको ये ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र करता है? सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो डुअल सिटीजनशिप भी देती हैं। क्या देती हैं वो? डुअल सिटीजनशिप। लेकिन भारत में हमको सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। डुअल सिटीजनशिप, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे देश के अंदर क्या होता है, सपोज़ आप वहाँ पर कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट्स हैं, पहले तो आपको 2 नागरिकताएँ, 2 सिटीजनशिप दी जाएंगी। पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यानी कि वहाँ पर रहने के साथ साथ पहले तो आप यूएसए के सिटीज़न हो, दैट यू आर द सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा, आपको आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी सिटीज़नशिप भी दी जाएगी। जैसे आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपको कैलिफोर्निया की सिटीज़नशिप दी जाएगी, अगर आप वाशिंगटन डीसी में रहते हैं तो आपको उसकी भी सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाला व्यक्ति भले वो पंजाब में रहता हो, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, लेकिन वो महाराष्ट्र की उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, बल्कि उसको सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाती है। तो सिंगल सिटीजनशिप भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को दी जाती है, भले वो किसी भी स्टेट में रहता हो या किसी भी जगह पर रहता हो। अगला टॉपिक है हमारा द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है स्टेट्स का ग्रुप है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं। देयर इज़ नोवेयर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वर्ड का उल्लेख भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स ही वर्ड यूज़ किया गया है बाय द यूज़ ऑफ वर्ड यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशन। देखिए,
अब यूनियन शब्द का मतलब होता है कि वो परमानेंट है, यानी कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया भारत को। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब भारत के अंदर जितनी भी स्टेट्स जुड़ी हैं वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल हैं, यानी कि जो देश की हमारी पूरा देश है और जो स्टेट्स हैं इनको देश से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? बिकॉज दे आर, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन शब्द जो है वो बताता है हमको कि ये जो यूनियन है भारत और भारत की स्टेट्स की, ये हमेशा के लिए है। इन स्टेट्स को भारत से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू secede। अब भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है और कोई भी स्टेट इसमें से अलग नहीं हो सकती है। दस इंडिया इज a यूनियन ऑफ स्टेट्स yet it has some elements of फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इसके अंदर कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। इन इंडियन फेडरेशन देर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या कि भारत के अंदर 2 सेट्स हैं गवर्नमेंट के। अब देखिए, यूनियन है यानी कि एक अभिन्न अंग है हर एक स्टेट भारत का, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं भारत के अंदर वो भारत से कभी भी अलग नहीं की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी भारत के अंदर 2 तरह की सरकारें चलती हैं। कौन कौन सी? पहला है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों के काम के लिए, भले वो यूनियन गवर्नमेंट है भले स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगी, यानी कि अपनी मन मर्जी से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स the powers of the central and the state governments into different list. Next is union list. अब हम पहले पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो अलग अलग मुद्दों को अलग अलग लिस्ट के अंदर रखा गया है, यानी कि अलग अलग सरकारों के नीचे ये सब आते हैं। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट के अंदर आपको याद रखना कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको बता दिया जाए यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं। 97। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस, यूनियन मतलब है केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं? ऐसे मुद्दे जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारे किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऐसे मुद्दे। लगभग ऐसे कितने मुद्दे हैं? 97। तो ऐसे 97 मुद्दों को यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स हैं। आपको ये सब्जेक्ट्स याद करने हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हैं वो नहीं याद करने की जरूरत है, लेकिन कितने हैं, बिकॉज वन वर्ड में आ सकता है ये कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर वो मुद्दे आते हैं जो स्टेट के लिए ज़रूरी है, यानी कि स्टेट हाउस जो है वो उन पे लगाम लगा सकता है या उनको पास कर सकता है। यानी कि जो ऊपर हमने 97 सब्जेक्ट समझे, उनके ऊपर डिसीजन लेने की पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो दूसरा हमने नीचे देखा अभी, ये जो हमारा है स्टेट लिस्ट, इसके अंदर जो भी मुद्दे आते हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम जो है, पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे कि उसके ऊपर जो भी किसी को बैन करना है, किसी लॉ को नया लाना है, किसी बदलाव करने, वो सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बनाने के लिए अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ नया कानून चाहिए तो वो लगा सकते हैं। जैसे आज ही जस्ट मैंने न्यूज़ में देखा कि गुजरात सरकार एक लॉ लाने जा रही है, एक नया कानून लाने जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुंडागर्दी करते हैं। तो गुंडागर्दी करने वाले लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये आज ही की न्यूज़ में मैंने सुना है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर। अब ये जो है स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है, किसी और स्टेट में कुछ और होगा, किसी और स्टेट में कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऐसा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अब इसमें किन किन मुद्दों पे ये काम कर सकते हैं? जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, एग्रीकल्चरल और इरिगेशन रिलेटेड मैटर्स जो हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड,
कॉमर्स एट्सेट्रा। तो इन मुद्दों के ऊपर काम करने का जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विद कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। अगर कहीं स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था प्रॉपर नहीं चल रही है, यानी कि कानून व्यवस्था भंग हो रही है, प्रॉपर नहीं चल रही है, तो ऐसे केस के अंदर स्टेट रिजर्व पुलिस को स्टेट में भेजा जा सकता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो ये सरकार है यूनियन गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, वो ऐसी स्थिति के अंदर SRPF यानी कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसको स्टेट के अंदर भेजकर कानून व्यवस्था बनाने में मदद उससे ले सकती है। तो ये 2 लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। पहला जो था वो यूनियन लिस्ट था जो कि केंद्र सरकार के नीचे आता है। दूसरा जो है वो है स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आता है। अगला है हमारा टॉपिक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंकरेंट लिस्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से मुद्दे, अब हमने देखिए ऊपर 2 टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, पहला यूनियन लिस्ट और दूसरा हमारा है स्टेट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है? इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड द कंकरेंट लिस्ट। तीसरी लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट है। अब इसका क्या, ये कैसी है देखते हैं उसके बारे में। इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? देखिए हमने हमारे यहाँ पर 2 ही तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। तो हमने 2 मुद्दे तो डिवाइड कर दिए, एक है यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी कि यूनियन लिस्ट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी कि स्टेट लिस्ट। लेकिन तीसरी लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट, इसको कौन मैनेज करेगा? क्या इसको आम आदमी मैनेज करेगा? नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कॉमन कंसर्न के हैं, यानी कि दोनों के हिस्से में आते हैं, दैट इज बोथ टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हिस्से में ये आते हैं। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे मुद्दे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही लॉज पास कर सकती हैं। इसके अंदर कितने आते हैं मुद्दे? देयर आर 47 सब्जेक्ट्स, 47 सब्जेक्ट्स हैं। दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड या फिर सिविल प्रोसीजर्स, फिर मैरिज एंड डिवोर्स की बात की जाए, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एट्सेट्रा। तो ये कुछ मुद्दे जो हैं इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम कर सकती हैं, दोनों ही डिसीजन ले सकती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द रेजिड्यूरी पावर्स। ये क्वेश्चन जो है ये 1 या 2 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है। अब रेजिड्यूरी पावर्स होती क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेजिड्यूरी पावर्स। अब ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना ही यूनियन में ऐड किए जाते हैं ना ही स्टेट में ऐड किए जाते हैं, उनको ऐड किया जाता है रेजिड्यूरी पावर्स में। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नॉन एज रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कि ऐसे मैटर्स जो कि ना ही स्टेट को दिए जाते हैं पावर में ना ही सेंट्रल को दिए जाते हैं, ऐसे मुद्दों को कहा जाता है रेजिड्यूरी पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिड्यूरी पावर्स। अब ये जो पावर्स हैं इनके लिए पावर, इनके ऊपर डिसीजन लेने का हकदार होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं इनको ना ही यूनियन लिस्ट में डाला जाता है ना ही स्टेट लिस्ट में डाला जाता है ना ही ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर पावर जो है डिसीजन लेने की वो होती है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किया जाता है, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे जिनसे हमें इनकम होती है वो किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एक्साइज एंड कस्टम, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गई, यानी कि दूसरे स्टेट से आने वाला सामान होता है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है ना, कस्टम और ड्यूटी यानी कि टैक्स लगाया जाता है वो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो टॉपिक्स हमने ऊपर जो मैंने हाईलाइट किए, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये सब जो हैं विच आर हैविंग मीगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय द
गवर्नमेंट। ये जो टैक्सेस की बात की जाए ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, यानी कि कुछ मुद्दे जो हैं जो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ डिसीजन लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब एक आपातकालीन स्थिति, यानी कि जब ऐसी लगे कि भाई देश की अर्थव्यवस्था या देश प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो इसके लिए 3 पार्ट्स बांटे गए हैं। पहला, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, जब युद्ध की स्थिति हो, बाहरी अटैक हो, कोई हमारे पे हमला कर दे, या आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब देश के अंदर ही कोई लोग विद्रोह करने लगे, लोग हमारी सरकार का विरोध करने लगे, तो ऐसे केस के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। क्या लागू किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा जाए, द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, टूट जाए, ऐसे में स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है, तो ऐसे केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। आपातकालीन स्थितियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय इमरजेंसी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी। तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या बताया गया है वो ये है, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइजेज देयर इज मॉनेटरी वैल्यू एरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। जब प्राइजेज बढ़ने लगे, यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ने लगे, तो पैसा जो है, पैसे की वैल्यू गिरने लगती है, उसका नुकसान होने लगता है, यानी पैसे की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स टू डील विद दीज इमरजेंसीज, तो इन इमरजेंसी से डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज़ ऑलमोस्ट टर्न्ड इनटू ए यूनिटरी सिस्टम, जब इमरजेंसी लगती है तो भारत एक यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है। यूनिटरी सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार काम कर रही है, और वो है यूनियन गवर्नमेंट। अब हम अगला टॉपिक हमारा जो कि पढ़ने वाले हैं अभी, वो है बायकार्मिल प्रैक्टिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ये चैप्टर कल। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत के अंदर पार्लियामेंट्स होती हैं, आप जानते हैं ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर माना जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई आदमी सुप्रीम नहीं है, कोई आदमी सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट सबसे ऊपर मानी जाती है। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट, यानी कि अब यूनियन की बात की जाए तो पार्लियामेंट सबसे ऊपर मानी जाती है देश के अंदर हमारे। द पार्लियामेंट इज बायकार्मल, यानी कि पार्लियामेंट को बायकार्मल, जैसे कि यहाँ पर शब्द यूज किया गया बायकार्मल। बायकार्मल का मतलब होता है 2 हाउसेज। हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, 2 घर हैं। आपने टीवी के अंदर बहुत बार सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, तो एक है इसमें से अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहा जाता है। तो बायकार्मल प्रैक्टिस भारत में इसीलिए बोला गया है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो बायकार्मल है, क्योंकि एक हाउस है हमारा लोअर हाउस जो कि लोकसभा, और अपर हाउस राज्यसभा। आपने सुना है ना इस वर्ड के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री में राज्यसभा में या लोकसभा में भाषण देते हुए ये बातों पर ध्यान दिलाया, फला नेता ने राज्यसभा में भाषण दिया और इन बातों के ऊपर ये मुद्दे उठाए। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट को बायकार्मल कहा जाता है। दो द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका हेड वैसे तो प्रेसिडेंट माना जाता है, और स्टेट जो है वहाँ पर गवर्नर माना जाता है, यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका जो हेड होता है, यानी कि वहाँ पे जो मेन अथॉरिटी रहती है वो होती है गवर्नर, और वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है वहाँ पर जो मेन पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट। अभी हमारे जो भी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, वो उनके नाम पे पूरा यूनियन चलता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट उनके नाम पे काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट के गवर्नर के नाम पे काम करती है। लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि एक्चुअल जो काम किया जाता है, नाम इन लोगों का होता है, स्टेट में गवर्नर का और देश में प्रेसिडेंट का, लेकिन एक्चुअल में जो पावर होती है वो सारी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। यानी कि अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, और देश की बात करें तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है।
अब आपको ये टॉपिक ध्यान से समझना पड़ेगा कि देश के अंदर जो मेन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन नाम के लिए सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। वैसे ही स्टेट के अंदर जो सारी पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन नाम होता है सिर्फ गवर्नर का। सिर्फ नाम के लिए गवर्नर को रखा गया, बाकी सारा काम चीफ मिनिस्टर करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटर दैट कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि दूसरे मंत्री हैं, वैसे चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दूसरे मंत्री रहते हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। द प्रेजिडेंट इलेक्ट्स 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स फॉर राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को चुनता है। कितने लोगों को चुनता है? 12 लोगों को, जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर से, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया होता है, और उनको डायरेक्टली राज्यसभा की टिकट दी जाती है और डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट जो है कितने लोगों को चुनता है हर साल? 12 लोगों को चुना जाता है डायरेक्टली राज्यसभा के लिए। राज्यसभा जो है वो हमारा परमानेंट हाउस है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। यहाँ पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद, यानी कि 1/3 मेंबर, समझिए कि 99 मेंबर्स है राज्यसभा के अंदर, तो उसमें 1/3 यानी कि 33 मेंबर्स रिटायर होंगे कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। और अगले 2 साल के बाद सेम नंबर ऑफ मेंबर्स दोबारा इलेक्ट किए जाते हैं। दस ईच मेंबर है 6 ईयर्स ऑफ टेन्योर। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके 6 साल की कार्यकाल होता है, और वैसे अगर हम बात करें लोकसभा का तो वहाँ पर 5 साल के लिए काम किया जाता है। अब आपको राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बताऊं कि राज्यसभा के अंदर लगभग एक जो नेता होता है उसका काम होता है 6 साल के लिए, और लोकसभा जो रहती है उसके अंदर काम किया जाता है एक नेता के द्वारा 5 साल के लिए। वहाँ पर राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि अलग अलग फील्ड से जुड़े होते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस, लेकिन इसी दौरान आप ये भी देखिए कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसकी पावर्स कम हैं, तो राज्यसभा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन लोकसभा जो है उसकी पावर बहुत ही स्पेशल है, वो सुपीरियर है और डिसीजिव है। सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोकसभा में ही लिए जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में जान सकते हैं कि राज्यसभा जो है वो कभी भी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकती है, यानी कि उसको आप कम्प्लीटली कभी भी खारिज नहीं कर सकते हो, लेकिन लोकसभा को कम्प्लीटली डिसॉल्व कभी भी किया जा सकता है। और लोकसभा के अंदर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जो हमारे पीएम और बाकी मंत्री बैठते हैं वहाँ पर वो सब डिसीजंस लेते हैं। और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, उसके एक व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो 6 साल का रहता है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, और हम बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम शुरू करेंगे अब हमारे अगले वीडियो के अंदर, और होपफुली हम अगले वीडियो के अंदर ये पूरा जो चैप्टर है ये ख़त्म ही कर देंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक अभी बाकी नहीं रहे, सो विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर बाय टुमारो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट you can get the notifications of my upcoming videos. So have a nice day. Thanks for watching.